पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के परिवहन व खनन मंत्री मूलचंद शर्मा जी के पास। उनसे बातचीत करेंगे। शर्मा जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद। शर्मा जी, रोडवेज की अगर बात की जाए, क्योंकि कोविड एक बार फिर से लौट रहा है, इसको देखते हुए क्या कोई नई गाइडलाइन जारी की गई हैं, कुछ सवारियां आदि ले जाने की, या कुछ और एसओपी जारी की गई हो? जो कोविड की जो बीमारी दूसरी बार फिर पूरे देश और प्रदेश में फैली है, अब तो प्रदेश की तरफ से देश की तरफ से भी अपनी दूरी, अपनी सेफ्टी आदमी को खुद करनी है। जो भी सरकार की डायरेक्शन है, 2 गज की दूरी है, फेस मास्क है, अपने को दूरी बना के रखना है, तो सब लोगों को रोडवेज में ये कि हमने फेस मास्क, जो भी कंडक्टर ड्राइवर उनको डायरेक्शन दिया, उनको वैक्सीन लगाने की शुरुआत करें। यानी कि जो चालक और परिचालक हैं, इनको वैक्सीन लगवाने के लिए आपने गाइडलाइन जारी कर दी है? हाँ, उनको गाइडलाइन जारी कर दी, उनको वैक्सीन उनको लगवाएं जो 45 साल से उम्र है। और जहाँ भी बस स्टैंड है वहाँ पे क्या है कि इस तरह के फेस मास्क सैनिटाइज करते हैं कि लोग थोड़ा कोविड से बचें। शर्मा जी, अगर बात की जाए, क्योंकि पिछला साल लॉकडाउन भी रहा, कई चीज़ें रही, वित्तीय वर्ष के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है, तो इन परिस्थितियों के अंदर कितना घाटा पिछली बार रहा, मोटे तौर से कुछ याद हो? नहीं, ऐसी फिक्स जान गया, 1000 करोड़ घाटा रहा है, 9,900 कुछ के आसपास रहा है, सारा मिला के देखें तो मेरा मानना है कि अब पहली परिस्थिति नहीं, ठीक है, हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, रोडवेज चल रही हैं, कई किसान आंदोलन उसकी वजह से कई बॉर्डर बंद हैं, जैसे सोनीपत का बॉर्डर बंद है, बहादुरगढ़ का है, और धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। तो किस प्रकार से दिल्ली जो बसें भेजी जाती हैं, वो किस रूट से भेजी जाती हैं, क्या व्यवस्था है वैकल्पिक? जो भी जहाँ से हैं अपना दूसरे अपने सोनीपत वाया ग्रामीण उस क्षेत्र से भेजकर दो अपना बागपत के इलाके से वहाँ से निकाल के कर लेते हैं। शर्मा जी, अगर बात की जाए नई बसों की, इस नए वित्तीय बजट के अंदर कितनी बसों का प्रस्ताव रखा गया है? कितनी वोल्वो, कितनी वीडियो बसें जाएंगी, कितनी? 800 बस हम जल्दी लेने जा रहे हैं। अभी नेक्स्ट मीटिंग जो होगी हाई पावर प्रोजेक्ट, उसमें रखी जाएंगी 800 बस। तो अगर बात की जाए बसों की संख्या हरियाणा में आज की डेट में, क्योंकि आप भी बताते हैं कि एक गरीब की बेहतरीन सवारी है बस, तो ऐसी स्थिति में कितनी बसें कम है? 4000 के करीब बस हमारी चल रही हैं, सारी मिला के सभी। तो आने वाले समय बसों की तो जरूरत है, बसों की सबसे बड़ी जरूरत है। और आने जब कुछ सब कुछ ठीक रहेगा, बेटियों के लिए भी हमें बस हैं, स्कूल में जाना है, 42 कैटेगरी फ्री भी हैं, और आने वाले सब लोग बस की सवारी पसंद करते हैं। आने वाले समय में बसों की सबसे ज़्यादा जरूरत है। जिस प्रकार से खनन विभाग की जिम्मेदारी भी आपके पास है, खनन विभाग की आर्थिक स्थिति क्या है, कितनी रिकवरी हो रही है? पिछले साल 702 करोड़ था, अब 1022 करोड़ का खनन से रिकवरी हुई है। और हरियाणा के इतिहास में पहली बार सबसे, कोविड का समय था, हालात ख़राब थे, और 122 करोड़ पिछले के मुकाबले 300 प्लस 300 करोड़ कुछ पैसे जो रिकवरी हुई है। खनन विभाग के ऊपर एक एलिगेशन आमतौर पे लगता है, अब तो आपको मंत्रालय संभालते काफ़ी टाइम हो गया, कि खनन की आड़ में जो है लोग काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, जहां उनको ठेके मिलते हैं उससे आगे करते हैं। इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या कदम है? अब हमने उनको बंद कर दिया, जो भ्रष्टाचार में थे, जो पुरानी सरकार में जो लोग थे, उनके रास्ते बंद कर दिए। वो लोग इस तरह की बात किया, उनके ज़माने में 58 करोड़ रुपया, 65 करोड़, 72 करोड़ माइनिंग थी साल की, आज 1022 करोड़ रुपये साल की है। और पिछले साल 702 थी, उससे पहले 500 कुछ थी। आज देखिए ना कितना बड़ा, एक साल में 1022 करोड़ रेवेन्यू कलेक्शन करा है। हमने भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद कर दिए, और धीरे धीरे क्या है कि सब कुछ जो भी है, जो भी रास्ते हैं उन सबको बंद करेंगे। शर्मा जी, कृषि कानूनों को लेकर बहुत लंबा आंदोलन किसानों का हो चुका है, दिल्ली के इर्द गिर्द आप भी खुद भी जिक्र कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में कैसे सब चीज़ें संभलेंगी और कैसे निपटेगा ये मसला? सब कुछ ठीक है, किसान भी ठीक हैं, लोग भी ठीक हैं, जो राजनीति से जो प्रेरित लोग हैं वो ठीक नहीं है। इस आंदोलन आज दूसरे लोगों के हाथ में है, किसानों के हाथ में नहीं है। वो लोग हैं जो सत्ता चाहते हैं,
और सत्ता के मूड में रहते हैं, सत्ता का कब सत्ता की कुर्सी बैठे, वो लोग इस आंदोलन पीछे हैं। बाकी आपने देखा नहीं, जो दूसरे पार्टी के पदाधिकारी हैं वही बीजेपी वालों की गाड़ियों को रोकते हैं, वही धरना प्रदर्शन करते हैं, वही जाके शोर मचाते हैं, वही अखबार में बैठे रहते हैं। ये क्या है? जिस प्रकार से बीजेपी के विधायक और मंत्रियों के घेराव किए जा रहे हैं, उन्हें फील्ड में जाने से रोका जा रहा है, इस घटनाक्रम को आप राजनीतिक रूप से कैसे देखेंगे? ये राजनीतिक वो लोग हैं, किसान नहीं है तो जो दूसरी पार्टी के पदाधिकारी वो लोग कर रहे हैं। सबको पता है कौन कर रहे हैं कौन है, और हरियाणा की जनता सब जानती है। आने वाले समय 2024 में फिर जवाब मिलेगा इनको। नक्सलवादियों के जिस प्रकार से हमले हुए, अभी छत्तीसगढ़ में हुए, कई जगह हुए, इस प्रकार की घटनाएं क्या ये घातक नहीं? शर्मनाक घटना है, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। पूरा देश शर्मसार हुआ है। देश के नौजवान जो देश की सेवा के लिए, जो उसकी सीमाओं के सुरक्षक थे, और अपने देश में इस तरह का जो अलवायद हैं, इनसे जो घटना, पूरे देश शर्मसार है। और इसके लिए इनका जल्दी मोदी जी, अमित शाह के नेतृत्व में इस तरह के जो अलगाववादी हैं, इन्हें आने वाले समय में जो आतंकवाद फैलाते हैं, इस तरह को करते हैं, आने वाले समय इनका भी सफाया होगा। शर्मा जी, एक अहम चीज और नक्सलवादियों के संबंध में, मतलब विशेषकर क्योंकि कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलित है, ऐसे दौर में कहीं कोई किसानों के भेष में यहाँ पर ऐसे शरारती तत्व ना घुसें, इसके लिए हरियाणा सरकार कितनी सतर्क है? पूरी तरह सतर्क है। प्रदेश में इस तरह का नक्सलवाद है ना, इस तरह के दूसरे लोग हैं, और हरियाणा की सरकार पूरी तरह मजबूत है और मजबूत एक साथ खड़ी। धन्यवाद शर्मा जी। तो ये मूलचंद शर्मा जी हरियाणा के परिवहन व खनन मंत्री हैं, दोनों विभागों के बारे में बताया, और विशेषकर जिस प्रकार से विधायकों और मंत्रियों के घेराव किए जा रहे हैं उनको लेकर भी इन्होंने खुली टिप्पणी की। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।